हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अब भी हमारा ग्रामर के पोर्शन में चल रहा है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और अभी जो हमारा चल रहा है वो इन्फिनिटिव। उसमें भी दोस्तों यूसेज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला जो है हमारा आज का टॉपिक हुआ वो हुआ यूसेज ऑफ इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आइए दोस्तों इसको गौर से सुनते समझते और सीखते हैं। पहले से लिख के रखे हैं ताकि आपका कम टाइम लगे और इधर उधर भटकने का भी मौका कम मिले। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब चल रहा है, पहली बात कि ये जो आप पढ़ेंगे ये ग्रामर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही पढ़ें। और साथ ही साथ या कहिए टेंस का भी नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद पढ़ें। तो आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, ये हर दिन बोलते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब, चूंकि ये वर्ब से जुड़ा हुआ है तो पहला होता है फाइनाइट वर्ब, फिर नॉन फाइनाइट वर्ब, वो हम लोग पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ जेरंड भी देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखेंगे वो इन्फिनिटिव, उसमें भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज देखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका एक और नाम है जिसे वर्ब एडवांस कह दिया जाता है, लेकिन आपको ये मेन नाम है जो कि कहीं चेंज नहीं होगा। वर्ब एडवांस या कुछ बोले वो अलग बात है। अब आइए दोस्तों कि यूसेज जो है ये दो तरीके से पढ़े। पहले वीडियो में हम लोग ये देखे कि ये जो है इन्फिनिटिव को दो पार्ट में किया गया। पहले को हम लोग बोले सिंपल इन्फिनिटिव, जो कि हमारा नाउन का काम करता है। इसीलिए जेरंड और इन्फिनिटिव में कंपेयर करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जेरंड भी नाउन का काम करता है, इन्फिनिटिव भी। तो उसको इसके बाद या उसके और एक दो वीडियो के बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो भी कंसेप्ट बचा हुआ रहेगा जेरंड और इन्फिनिटिव से रिलेटेड वो भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट। अब यहां पर जो दूसरा टाइप है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव, और इसी की बात कर रहे हैं टू प्लस V1, जिसे हम लोग ये क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव, पहले तो नाउन का काम करता है सिंपल इन्फिनिटिव, और ये जो क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव है ये एडजेक्टिव का काम करता है या एडवर्ब का काम करता है। इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए कि पहला हम लोग जो देखेंगे वो ये है। अगर लिखेंगे यूसेज ऑफ क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव इज टू क्वालिफाई, अगर इतना भी बोलते हैं तो ये भी हमारा हो जाता है क्या, इन्फिनिटिव टू प्लस V1। तो जब ये नाउन के तरह काम करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, तो जानते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे या कहिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दे उसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर? तो जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये एडजेक्टिव के रूप में कैसे काम करता है वो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इट इज द टाइम, ये हमारा टाइम यहां पर क्या हुआ, ये हमारा नाउन हुआ। आप जानते हैं टाइम नाउन है, जो किसी का भी नाम हो वो नाउन होता है। और नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, कुछ भी बोले, सिंपल याद रखें कि नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, नाउन और प्रोनाउन दोनों। तो ये इसी के बारे में बता रहा है, इट इज द टाइम टू प्ले, ये खेलने का वक्त है, या नोट भी लगा सकते हैं, इट इज नॉट द टाइम टू प्ले। तो ये हमारा
इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो क्या हुआ मतलब दोस्तों कि अगर हमारा कोई नाउन आता है उसके बाद 2 + V1 आता है और उस नाउन को क्वालिफाई करता है तो वो हमारा एज एन एडजेक्टिव होता है, इसीलिए इसे क्वालिफाइंग इंफिनिटिव बोलते हैं। कंसेप्ट एकदम क्लियर। अगर ये क्लियर हो गया, दूसरा भी एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। किसके लिए? टू स्पेंड, खर्च करने के लिए। ये क्या हुआ? मनी हमारा नाउन हुआ और इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो दोस्तों ये जो हमारा इंफिनिटिव है 2 + V1, ये नाउन का भी काम कर सकता है, जो कि हम लोग इसके जस्ट पहले देख चुके दोस्तों। ठीक है, इसीलिए कंपेयर किया जाता है जेरंड से। अब जो होता है कि ये 2 + V1 जो है ये नाउन को भी क्वालिफाई करता है, इसीलिए ये एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। तो इतना अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि ये जो है एडजेक्टिव के साथ साथ ये एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन के अलावा किसी के भी बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। ये तो क्लियर है, जैसे एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, या वर्ब के बारे में दे, या अनदर एडवर्ब के बारे में दे, या और कुछ हो, या पूरे सेंटेंस के बारे में कुछ उसको क्वालिफाई करे, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, तो यहां पर वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, अगर इतना समझ गए, आपका रिवीजन हो गया, तो देखिए दोस्तों कि यही इसी के तरह ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो ये एडवर्ब कहलाएगा। जैसे इट्स डिफिकल्ट, इट इज का ही शॉर्ट फॉर्म इट्स डिफिकल्ट क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है डिफिकल्ट। इट्स डिफिकल्ट टू सोल्व, इट्स डिफिकल्ट टू सोल्व, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। डिफिकल्ट क्या है? सोल्व करना है, प्रॉब्लम हल करना है, दिस सम प्रॉब्लम जो भी है, इट्स डिफिकल्ट टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस एडजेक्टिव को ये 2 + V1 क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये हमारा एडवर्ब हुआ। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं। ही इज अनेबल। अनेबल मतलब कि अयोग्य, यानी कि योग्य नहीं। ही इज नॉट एबल टू वॉक, ये बोलते हैं तो यहां पर वो भी चलेगा, या सीधा नॉट एबल को अनेबल। ही इज नॉट अनेबल टू वॉक, जो कि चलने में योग्य नहीं है, तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये जो हमारा है 2 + V1 इंफिनिटिव, ये नाउन के अलावा एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और एडवर्ब का भी काम कर सकता है। आगे भी है दोस्तों, उसको भी देखें कि ये एक वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, वो भी एडजेक्टिव कहलाता है। ये बहुत ही आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। जैसे इसको थोड़ा अच्छा से सुनिए दोस्तों। वी ईट टू लिव, लगेगा कि ये हमारा वर्ब है। वर्ब के बाद जो आता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको एक कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वो कब? जब वो अगर पर्सन है तो हु का आंसर देता हो, और अगर नॉन लिविंग थिंग है या कुछ भी है तो वो व्हाट यानी क्या का आंसर देता हो। जैसे दोस्तों कि वी वांट टू लिव, वी वांट व्हाट, ये अगर व्हाट का आंसर दे रहा है तो ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अदरवाइज वो अब हर चीज जो कि वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। इतना अगर समझ गए तो यहां पर देखिए क्या होता है कि यहां पर हमारा वी ईट, हम लोग खाते हैं, टू लिव, क्यों? वी ईट का इसका आंसर देता है वी ईट
वाई। अगर वाई का आंसर देता है तो वो क्या होता है, व्हाट है, वाई, वेयर, हाउ का अगर जो आंसर देता है वो एडवर्ब होता है। ठीक है दोस्तों, ये बोले कि पहले से कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर रहेगा तभी आप यहां पे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा वर्ब को तो क्वालिफाई कर रहा है लेकिन आंसर दे रहा वाई का, इसीलिए ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये हमारा एडवर्ब होगा। और दोस्तों ये बताता क्या है, पर्पस। और अगर पर्पस या दोस्तों काउज या रीजन जो भी बोले वो बताता हो तो वो हमारा एडवर्ब होता है, वर्ब के बाद आने वाला। ये आप एडवर्ब में पढ़े होंगे जब बेसिक पढ़ रहे होंगे तो। और इसके साथ एक चीज और समझ लें कि जो भी पर्पस बता रहा हो वहां पर हमारा जेरंड नाउन के रूप में कभी नहीं आएगा कि जेरंड सिर्फ नाउन है, लेकिन वहां पर हमारा इंफिनिटिव ही आएगा क्योंकि वो एडवर्ब का भी काम करता है। एक कंसेप्ट और क्लियर हो गया कि जो भी रीजन या काउज या पर्पस बताता हो वहां वी इट लिविंग कभी नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा याद रखें कि जब भी पर्पस बता रहा हो वर्ब के बाद तो वो एडवर्ब होगा और वो वहां पर हमारा जेरंड कभी नहीं आएगा। दूसरा देखें, आई कम हेयर, मैं यहां आता हूं, वो क्यों आता हूं, आई कम हेयर टू सी, टू सी देखने के लिए, यू आपको, आई कम हेयर टू सी यू, मैं यहां आपको देखने आता हूं, आपसे मिलने आता हूं, मिट लगा देंगे। आपको कुछ भी गाली देने आता हूं तो वो लगा देंगे टू क्वेरल, आपसे फाइट करने आता हूं तो वो भी इसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ हमारा रीजन हो जाता है या काउज, एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाता है या काउज या पर्पस। तो पर्पस बताने के लिए हम लोग जो वर्ब के बाद आता है वो एडवर्ब होता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है और ऑब्जेक्ट नाउन बनता है जो कि व्हाट यानी क्या का आंसर देता है। क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया तो आगे भी देख ले कि ये पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है, वो भी हमारा एडवर्ब ही कहलाता है। तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, एक रेडीमेड है टू बी या टू टेल। ठीक है, पहले तो टू बी, टू के साथ बी आता है तो भी हमारा क्या होता है, इंफिनिटिव होता है, या टू के बाद ये तो हमारा वर्ब है, टेल मीन्स कहना, तो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर सेंटेंस के पहले या बाद में लिखे टू बी ऑनेस्ट, जैसे आप बोलते हैं या आप सुने जरूर होंगे कहीं, टू बी ऑनेस्ट कसम से जो बोलते हैं, या टू बी ऑनेस्ट ईमानदारी से, या सच कहूं या मैं सच कह रहा हूं, ये अपने बारे में एक बताना चाह रहा है कि मैं जो बोलने वाला हूं वो सच कह रहा हूं अपने से। अपने से आपके लिए सच हो ना हो वो फर्क नहीं पड़ता है, तो जो कसम की तरह होता है कि मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं तो वहां पर यह बोला जाता है सच कह रहा हूं या सच कहूं, ही इज अ गुड पर्सन, यानी कि वह एक अच्छा आदमी है। आपको नहीं लग रहा है लेकिन ये अपने बात को स्ट्रेस देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए जो इस फ्रेज को यूज करता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो पहले हमारा इंफिनिटिव है, क्वालिफाइंग इंफिनिटिव, और ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। तो इसलिए दोस्तों इस तरह से भी यूज कर लिया जाता है। या टू टेल द ट्रूथ सेम मीनिंग है, सच कहूं तो ही इज इंटेलिजेंट, ये आप जानते होंगे अगर बेसिक समझ रहे हैं। तो अगर पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है तो वो भी एडवर्ब ही कहलाता है। तो इस तरह से दोस्तों इंफिनिटिव का यूज नाउन के रूप में कर सकते हैं। अगर नाउन के रूप में करेंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट बनेगा, और अगर एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तो वो हमारा नाउन को क्वालिफाई करेगा। एडवर्ब के रूप में करेंगे तो वो हमारा एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा और पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, जब वर्ब को क्वालिफाई करे तो वहां पे थोड़ा सा आपको
स्ट्रेस या गौर करने की बात है दोस्तों। तो आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या जो भी नीडी हो उसे शेयर या रिकमेंड जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।